तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टीचर मेकर पर। टीचर मेकर का सपना है कि आपको इस बार सीटेट क्वालिफाई करके आपको एक टीचर बनाना है। तो इसके लिए जो है ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं जो कि पिछली बार प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और हर बार लगभग हर बार रिपीट होते रहते हैं। 30 प्रश्न में से अगर आपने 20 प्रश्न का भी सही जवाब दे दिया तो आपकी तैयारी पूरी है। एक तरह से आपका ये टेस्ट भी हो जाएगा और एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कहना चाहूँगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन है, विकास की दिशा हर क्रम में, यानी कि क्रम जो होती है हर बच्चे के लिए समान होता है लेकिन हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। कहा जा रहा है विकास का क्रम समान होता है लेकिन हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। आपकी गति अलग रही होगी, कोई तेज सीखता है, कोई स्लो सीखता है। तो ये बाल विकास के किस सिद्धांत पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो देखिए, बाल विकास का जो ये पृथकता का सिद्धांत है, ये पृथकता का सिद्धांत बताता है कि बच्चे में सीखने की गति जो है पृथक होती है, मतलब हर बच्चे के लिए अलग होती है। कोई ए बच्चा है, इसमें सीखने की गति अलग होगी, बच्चा बी कोई है, उसमें सीखने की गति बिल्कुल अलग होगी। तो ये पृथकता का जो है रूल बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। कथन एक कहता है बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयकृत दावा कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता या विविधता होती है। तब बचपन के बारे में आप कोई दावा नहीं कर सकते, किसी बच्चे के बारे में आप दावा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें विविधता होती है, मतलब बहुत सारे अंतर होते हैं। क्या ये सही बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा। अब तर्क कहता है, कथन आपको दे दिया गया, तर्क बताया जा रहा है बचपन एक सामाजिकृत संस्कृत संकल्पना है। तो बिल्कुल सही भैया, बचपन कहाँ से शुरू होता है? आपके परिवार से, आपके समाज से शुरू होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर क्या है, दो कथन आपको दिए गए थे, एक कथन और एक तर्क आपको दिया गया था। तो आप बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो कथन ए और आर दोनों सही है। देखिए यहाँ जो कथन ए है, उसके बाद जो ये तर्क ए है, आर है, ये दोनों सही है। और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था कि विविधता होती है, यहाँ पे बोल रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कथन आर जो है ये ए की व्याख्या कर रहा है, मतलब ए के बारे में बता रहा है ना। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है। और आर जो है सही व्याख्या करता है किसकी? ए की, क्योंकि विविधता तो होती ही है समाज में, तो समाज के बारे में ही तो यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है। और बच्चे से रिलेटेड आप किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते कि बच्चा आगे चल के क्या करेगा, बचपन के बारे में आप दावा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दोनों सही यहाँ पर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रियाओं को सही व्याख्या करता है? समाजीकरण की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, कौन सी प्रक्रिया? समाजीकरण। तो ऑप्शन ए है, बच्चे के संभाव्य गुणों, अंतर्निहित शक्तियां, आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। क्या ये निश्चित परिणाम होता है? बच्चे के जो गुण होते हैं वो उसमें अंतर्निहित शक्तियां और आनुवंशिक सामग्री के पोषित होने का मिश्रित परिणाम है? नहीं, अंतर्निहित शक्तियों का नहीं है, बल्कि बच्चे का जो गुण होता है आनुवांशिकता पे तो डिपेंड करता ही है, प्लस वातावरण पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो ये नहीं होगा आंसर। बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। तो आप बताइए, बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है क्या? सही व्याख्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद अगला देखिए, बच्चे का विकास सिर्फ और केवल तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो वैसे भी आपका क्रॉस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों का विकास आनुवांशिक और परिवेशीय, मतलब वही पर्यावरणीय कारकों का जटिल पारस्परिक मिश्रण। तो अभी हमने बताया था कि बच्चे का जो विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये आपका सही जवाब है। सिर्फ सामाजिक परिवेश नहीं हो सकता भाई, यहाँ पे ये आपको लगा होगा कि ये सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन भैया सिर्फ सामाजिक परिवेश नहीं होगा, बल्कि आनुवंशिकता और परिवेश, मतलब वातावरण जिसको कहते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी भी बच्चे के बारे में ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और परिवेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्या है? पियाजे ने विकास का कुछ सिद्धांत दिया है कि बच्चे में विकास किस प्रकार से होता है। तो आपको इसका क्रम बताना है। मैंने अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में इसे करवा दी है, आप चाहें तो हमारी मैराथन क्लास को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, और देखिए आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप चाहें तो हमारे द्वारा लिखी गई हैंड रिटेन नोट्स भी ले सकते हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको 95 46
02797 पे व्हाट्सअप करना है और नोट्स लिखना है। बिल्कुल छोटी सी फी आपको जरूर देनी पड़ेगी, बिल्कुल छोटी सी फी है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, और आपको हमारे द्वारा हाथ से लिखी गई नोट्स आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पियाजे के विकास का सिद्धांत के अनुसार जो है सही विकास का क्रम जो है वो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इन सब बातों पे हम नहीं आते, सीधे विकास के चरण पर आते हैं। देखिए सबसे पहला होता है संवेदी गामक अवस्था, जब बच्चा सिर्फ संवेदनाओं को सूचित कर पाता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक होती है, फिर मूर्त संक्रियात्मक होती है, उसके बाद औपचारिक क्रियात्मक होती है। तो ये 4 प्रकार की विकास के क्रम होते हैं, आपको याद रखना है कौन कौन सी। सबसे पहले संवेदी गामक, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। यानी कि आलोचना मतलब क्या, उनका प्रतिपक्ष, उनके उल्टी बात बताया गया है। अब देखिए आलोचनात्मक तथ्य को आपको बताना है कि कौन सा होगा। पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं, क्या ऐसा बताया जा रहा है? नहीं, ये तो नहीं बता रहा है। देखिए पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमता को कम आंका था। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना कहने वाला नहीं माना था, नहीं इन्होंने तो माना था। ठीक है, इसके बाद पियाजे में विकास की प्रक्रिया को सतत माना था, ये भी माना था। तो आखिर कौन सा ऐसा है जो उसका आलोचनात्मक पक्ष है, यानी उसका उल्टा पक्ष है। तो देखिए बात यह है कि जो जीन पियाजे साहब है ना, उन्होंने कहा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, कम करके आंका था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि पियाजे ने ये सिद्धांत जो बताया था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की क्षमता जो है कम होती है, ये बिल्कुल गलत बात थी। तो ये एक आलोचनात्मक पक्ष है, यानी इसकी अभी भी क्या होती है, आलोचना होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, फटाफट से हम करेंगे इसकी डिटेल्ड। अगर वीडियो चाहिए आपको, डिटेल सारी बातें चाहिए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी। उस मैराथन क्लास को अटेम्प्ट कीजिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फायदा आपको वहाँ से मिलने वाला है। देखिए लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन, कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके और बन रहे हैं, कोहल वर्ग का कौन सा सिद्धांत होता है, कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहल वर्ग का जो नैतिक चिंतन है उसमें बाह्य पुरस्कार एवं दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। ध्यान दीजिएगा, बाह्य पुरस्कार का मतलब क्या हुआ, बच्चे सिर्फ इसलिए काम करेंगे क्योंकि आप उसे पुरस्कार दे रहे हैं, या तो फिर इसलिए काम करेंगे, आपकी बात को मानेंगे कि आप बच्चे को दंड दे रहे हैं, या तो पुरस्कार या तो दंड। तो ये जो नियंत्रण होता है किस स्तर में नियंत्रित हो जाता है, तो ये नियंत्रित होता है पूर्व पारंपरिक अवस्था में। किसमें, पूर्व पारंपरिक अवस्था में, यानी कि प्री कन्वेंशनल एज में। किसमें हो जाता है, प्री कन्वेंशनल एज में ये हो जाता है। क्या हो जाता है, तो बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व पारंपरिक एज में, क्योंकि आप उसे जब तक दंड नहीं दोगे या तो फिर आप उसे जब तक पुरस्कार नहीं दोगे, वो किसी भी काम को करने में क्या करेगा, तो मनाही वो करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रकृतियां जन्मजात होती है। ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहता है जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में, यानी कि मानव के जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें कौन सी जो प्रवृत्ति होती है और प्रतिक्रियाएं होती है, जन्मजात होती है, यानी बचपन से ही उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनुकूलन नहीं, अनुकूलन बाद में सीखता है, मानस चित्र बाद में सीखता है, प्रतिक्रियाशीलता बाद में सीखता है। तो जो बच्चा होता है ना, उसके अंदर स्कीमा पाया जाता है। स्कीमा किसको कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज को देख के वो उसकी एक छवि अपने दिमाग में बना लेते हैं, दैट इज स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा बनाने की क्षमता उसके अंदर होती है। आपने देखा होगा कोई बच्चा जो है अपनी माँ को देखता है, कुछ दिन के बाद उसे पहचानने लगता है, मतलब माँ की एक छवि जो है उसके दिमाग में बन जाती है कि हाँ ये मेरी माँ है। माँ को देखेगा तो वो चुप हो जाएगा, अगर उसके जगह कोई दूसरी औरत आती है तो उसे देख के रोएगा। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के बीच में। ठीक है, उस क्षेत्र के बीच में। कहता है नए ज्ञान की संरचना कहां पर होती है, आपको सीधा सा बात है कि ये बताना है नए ज्ञान की संरचना कहां से होती है। देखिए, जो कि बच्चा जानता है उसमें जानने की सामर्थ्य है, जो कि बच्चा जानता है और जो उनकी पहुंच के बहुत बाहर होती है। देखिए, बहुत शब्द तो ऑटोमेटिक अपने आप में निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है, ये तो वैसे भी आप काट सकते थे। जो कि बच्चा जानता है, जानना चाहता है, और शिक्षक के विचार से जिनका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। देखिए, जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। नहीं भैया, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन है, शिक्षक के विचार से नहीं, बच्चे के विचार से आपको शिक्षा देना है। तो ये भी आपका एक गलत जवाब हो जाता है।
जो कि बच्चा जानना चाहता है, ठीक है, बच्चा जानना चाहता है, ये अच्छी बात है, जिज्ञासु है बच्चा, और उसके अभिभावकों के विचार से जिनका उन्हें ज्ञान होना चाहिए। नहीं भैया, चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चे को देखेंगे, बच्चे के ज्ञान को देखेंगे, बच्चा क्या चाहता है उसको देखेंगे, अभिभावक नहीं होगा, शिक्षक नहीं होगा, बहुत बाहर वाली चीज़ें आप उसे नहीं पढ़ा सकते। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने में समर्थ है। तो हम अगर अधिगम बच्चे का करवाएंगे तो इस प्रकार करवाएंगे कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और उसमें समर्थ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारी भरकम चीज़ें उनके सामने रख दिए और बच्चा जो है दबाव में आ गया, कुछ नहीं सीखेगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उसमें उसके घर में बर्ताव किया जाता है। कहते हैं कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह से व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। ये किसका उदाहरण है? यानी सीधी सी बात है, बच्चे के साथ जैसा व्यवहार घर में हो रहा है ना, वो सेम उसी व्यवहार को कॉपी करके कहाँ कर रहा है? विद्यालय में कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसका ये जो है किसका उदाहरण है? क्या संरचनावाद का उदाहरण है? नहीं, संरचनावाद का उदाहरण ये नहीं हो सकता। अवलोकन अधिगम है? नहीं, अधिगम तो यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा जो भी व्यवहार कर रहा है, जो भी बर्ताव कर रहा है, वो घर में सीखा है। कहाँ सीखा है? घर में सीखा है। तो अधिगम नहीं हो सकता यहाँ पर। अधिगम वाला तो बात होगी नहीं, क्योंकि अधिगम हम कहाँ करते हैं बच्चे का? अधिगम कहाँ करते हैं? विद्यालय में करते हैं। और ये बच्चा कहाँ पर सीखा है? घर में सीखा है बर्ताव करना। तो क्या हो जाएगा? घर में सीखना यानी कि समाज में सीखना, यानी कि सामाजिक संरचनावाद का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक बालक, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? बालक केंद्रित कक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे को केंद्र मानकर शिक्षा देना। तो क्या होना चाहिए? बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए। बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि संसाधन होंगे तो ही बच्चे सीखेंगे, है ना। कक्षा क्या होनी चाहिए? कक्ष क्या होनी चाहिए? संसाधन से परिपूर्ण होनी चाहिए, बहुभाषिक होनी चाहिए। समझ में आ रही है? और लचीलता, समूहीकरण, लचीलता भी इसके अंदर होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल क्लास होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल क्लास होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार नहीं भैया, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का आधार नहीं होता। मतलब सिर्फ पाठ्य पुस्तक के जरिए आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। छात्रों की सक्रिय भागीदारी, हाँ, ये तो होनी चाहिए। बच्चे एक्टिव तो होना ही चाहिए। एक क्या लिखा हुआ है? संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन, तो ये नहीं होगा। एक संरचित पाठ्यक्रम कभी नहीं होता है। पाठ्यक्रम जो है बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए। ध्यान में आपको रखना है। चलिए, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आपको दिख गया? एक पहला, एक दूसरा और एक चौथा, यानी कि 1, 2 एंड 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संसाधन जरूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, लचीलापन चाहिए, ठीक है, क्लास लचीलापन होना चाहिए, बच्चे ठीक से प्रश्न पूछ सके, ऐसा होना चाहिए। छात्रों की एक्टिविटी होनी चाहिए, छात्रों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो 1, 2 और 4 तीनों यहाँ पर सही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब एक साहब है हमारे हार्वर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन जो है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। तो ये क्या हार्वर्ड गार्डनर ने बताया? नहीं, ये बात सही हो सकती है, लेकिन ये बात हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताई, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया गया है। नहीं, बुद्धि 8 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। देखो, ये बात भी ना हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताई। हार्वर्ड गार्डनर ने जो बताई वही इसका आंसर होगा। बाकी अगर कुछ बातें इनमें से सही भी है तो वो आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक ऐकिक संरचना होती है, एक यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस होती है। कौन सी? क्या होती है? बुद्धि ऐकिक संरचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? सीखने का मूल्यांकन हो रहा है। देखिए, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, है ना, अधिगम के द्वारा मूल्यांकन, ये सारे टाइप्स आपको पता होंगे, जरूर पता होंगे। देखिए, नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी वीडियोज आपको मैराथन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे आप? अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करेंगे? नहीं भाई, अंक तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। अंक के आधार पर आप बच्चे की क्षमता को नहीं आंक सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नहीं होगा। अगला, प्रत्येक जो है
पाकचे क्या लिखा हुआ है, एनालिसिस द वर्क ऑफ इच चिल्ड्रन एंड डिटरमाइन द गैप्स। अच्छा हाँ ठीक है, कार्य विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। कहता है कि प्रत्येक बच्चे होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे यहाँ पर होगा, प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करेंगे और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात होनी चाहिए कि कौन बच्चा किस तरह से सीखता है ना। तो बच्चे के प्रत्येक कार्य का हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि बच्चा किस प्रकार से किसी कार्य को कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या ये सही जवाब होगा? किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ ना के प्रश्न दोनों चाहिए? नहीं, केवल वाले वर्ड ही ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। बच्चों की स्मरण शक्ति लो पेपर पेंसिल परीक्षण द्वारा परखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे की स्मरण शक्ति को लो पेपर पेंसिल द्वारा हम नहीं परख सकते। बच्चे की स्मरण शक्ति तो होती ही है, ठीक है, बस आपको उसे एक दिशा देना होता है। तो ये इसका सही जवाब नहीं हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा कि बच्चे के प्रत्येक कार्य का विश्लेषण करिए और उनके अवबोध में जो कुछ वो सीख रहा है अंतर ज्ञात करनी चाहिए कि किस प्रकार का अवबोध हो रहा है समय के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बताया है 20 के द्वारा 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट प्रस्तावित करती है। क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन? नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट योगात्मक आकलन नहीं बताती है, बल्कि स्व आकलन बताता है और समूह आकलन का समावेश करता है। यानी बच्चे खुद का स्वयं खुद से आकलन कर सके, स्व आकलन पे ज़्यादा जोर दिया गया है 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, ध्यान देना है। यंत्रवत याद करने के कौशल का नहीं, याद करना अपने आप में निगेटिव टैग वर्ड है, याद करना नहीं हो सकता भाई। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा श्रेणियों में आधारित करना। देखिए, परीक्षा लेना अपने आप में निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आप परीक्षा के लिए बच्चे को नहीं पढ़ाते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि भाई परीक्षा के लिए मत पढ़ाओ, पढ़ाओ इस प्रकार से कि बच्चे खुद का आकलन कर सके, खुद के बारे में जान सके। ठीक है, तो और ये बांटना तो अपने आप में निगेटिव शब्द हो जाता है। बच्चे को आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके कपड़े के आधार पर या उसकी बुद्धि के आधार पर भी क्लास में बांट नहीं सकते। ध्यान रखना है आपको, बांट नहीं सकते। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? स्व आकलन एवं समूह आकलन का समावेशन। देखो दोस्तों, इस बार तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना ही करना है, बिल्कुल करना ही करना है। पहली बार मैं आपको आपके सामने सीटेट की क्लास लेकर आया हूं और पहली ही बार मैं आपको सक्सेस जरूर दिलाऊंगा। ध्यान रखना, बस हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते जाना। जो भी वीडियो मैं लाऊं उसे जो है पूरी वीडियो जरूर देखना, बीच में छोड़ के मत भागना। बस देखिए, विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि का मतलब क्या है? कोई बच्चा अलग भाषा बोल रहा है, कोई बच्चा अलग प्रकार की भाषा बोल रहा है। आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अगर आप एक शिक्षिका हैं, अगर आप एक लेडी हैं, ठीक है, लेडी शिक्षिका हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करे तो उसे हतोत्साहित, देखो भैया, हतोत्साहित जो होता है ना, हतोत्साहित वो होता है मोरल को डाउन कर देना। मतलब नहीं, तुम वो भाषा बिल्कुल मत बोलो। तो आपने एक बार बोला ना, वो फिर कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं करेगा वो बच्चा कि फिर हम कभी जो है ये बात मतलब अपनी भाषा बोलें। तो हतोत्साहित आप बच्चे को नहीं कर सकते, तो ये जवाब नहीं होगा। कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा, बोली और बात करने के बारे में प्रोत्साहन किया जाए। हाँ देखिए, कक्षा कैसी होनी चाहिए? कक्षा हमेशा बहुभाषिक होनी चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में देखा गया है कि बच्चों की जो तर्क करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। बहुभाषिक बच्चे में तर्क करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा, कक्षा में सम्मान की संस्कृति को पैदा करें, बच्चे को अपनी भाषा में बोली और बात करने में उसे प्रोत्साहित करें। हतोत्साहित नहीं करना भैया, हतोत्साहित बिल्कुल मत करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता के लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? जेंडर रूढ़िवादिता क्या है कि कोई लड़की है वो सिर्फ खाना बना सकती है, ऑफिस का काम नहीं कर सकती। कोई लड़की है वो सिर्फ घर का काम कर सकती है, उसके बाद वो नौकरी नहीं कर सकती। ये होता है जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसमें जो लचीलापन है, लचीलापन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? लचीलापन जो होता है जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने में, कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे बढ़ावा देंगे हम लचीलापन को? तो ध्यान देना, लड़कियों की स्त्रीवादी, वो लड़कों की पुरुषवादी विशेषताओं को प्रोत्साहित करेंगे नहीं, तब तो फिर दोनों ही
चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। क्यों? क्योंकि स्त्रीवादी चीज़ को भी आप बढ़ाओगे और पुरुषवादी चीज़ को भी आप बढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता आपकी बढ़ती चली जाएगी, ध्यान देना। इसके बाद लड़के और लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए वह आनुवांशिक रूप से तैयार है, नहीं, अलग अधिगम कार्य नहीं देंगे। इसमें भी रूढ़िवादिता कहीं ना कहीं रह जाएगी कि लड़कियों को आपने अलग काम दिया, लड़कों को उनके जेंडर के अनुसार आपने उसे अलग काम दिया, ये भी नहीं होगा। जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों भाषा में अच्छा करेंगी, वो लड़के भाषा में नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो जेंडर खत्म कहाँ से होगा? ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता समाप्त कहाँ से होगी? ठीक है, ध्यान देना है। तो इसमें क्या होगा, व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, मतलब आपको क्या करना है, कोई एक लड़की को दिखा देना है जो ऑटो चला रही हो, कोई एक स्त्री को दिखा देना है जो नौकरी कर रही हो। तो यहाँ से पता चलेगा कि भैया स्त्री भी जो है, औरतें भी जो है वो ऑफिशियल वर्क कर सकती है, औरतें भी सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं होती। या लड़के जो हैं, लड़के भी ऐसा नहीं कि खाना नहीं बना सकते, लड़के भी खाना घर में बना सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, है ना। तो गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत कर दीजिए, किसी को ला के दिखा दीजिए कि देखो ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देख लेते हैं। अपनी पीढ़ी, क्या हो गया यार, हाँ देखो क्या है, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मतलब अपनी पीढ़ी से पहली बार कोई विद्यार्थी जो है कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है, उस विद्यार्थी के लिए आप क्या करोगे? तो इसके लिए क्या कर सकते हो, इसमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए ताकि यह दबाव व तनाव में काम करे। नहीं, असफलता का डर पैदा करोगे तो यह कैसे होगा, दबाव और तनाव तो नेगेटिव वर्ड है, यह आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। इसकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब ये नया बच्चा है, इसकी संस्कृति से ये कोई स्कूल नहीं आता था, इसकी पीढ़ी से, ध्यान देना क्वेश्चन का आता था इसकी पीढ़ी से कोई भी स्कूल नहीं आता था, ये पहली बार स्कूल आया है। तो आप क्या करोगे, इसकी संस्कृति का सम्मान करोगे और इन्हें स्कूल की भाषा और संस्कृति से परिचित करवाओगे। धीरे धीरे सब कुछ सीखेगा, वो भी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके लिए अलग कक्षा कक्ष नहीं, अलग कक्षा कक्ष अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। आपको स्वतंत्र और समग्र शिक्षा प्रदान करनी है, ना कि अलग शिक्षा प्रदान करनी है। तब तो फिर वही हो गई ना कि भेदभाव वाली बात, कि वो अलग संस्कृति से था तो उसके लिए अलग कक्षा आपने चला दी। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक है, फिर कहता है इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनसे बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षण के लायक नहीं हैं। ऐसा नहीं है, देखो विद्यार्थी हमेशा शिक्षण के लायक होते हैं, विद्यार्थी के अंदर अनंत संभावनाएं होती है सीखने की। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई विद्यार्थी सीखने के लायक नहीं है। समझ में आ रही है बातें? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर समझ में आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना भाई कि मैं आपको समझने में, समझाने में सक्षम हूं या नहीं, या तो मुझे और एफर्ट लगाने की जरूरत है। देखना, ध्यान देना, क्वेश्चन अगला है। कथन ए, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों, विद्यार्थियों की कक्षा में सभी विद्यार्थियों के अधिगात्मक अनुभवों को बढ़ावा देती है। सही बात है ये क्या है, सही बात है कि विविध प्रकार की जो पृष्ठभूमि से बच्चे आएंगे, अलग अलग परिवार से, अलग अलग जाति धर्म के बच्चे जो आएंगे, तो उससे क्या होता है कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यानी कि कोई अगर एक संस्कृति का है तो उसकी संस्कृति को दूसरे बच्चे सीखेंगे और दूसरे की संस्कृति को पहले बच्चे सीखेंगे। तो संस्कृति सीखेंगे तो ये अच्छी बात है ना, संस्कृति को जानना, एक दूसरे की संस्कृति से ज्ञान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, उनके प्रति, उन दोनों के बीच में भेदभाव कम होता है, दोस्ताना व्यवहार बढ़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। अब कहता है समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित है या जिन्हें विकार है। नहीं भैया, समावेशन से हर एक तरह के विद्यार्थी को लाभ होता है। केवल दृष्टिबाधित को क्यों होगा लाभ, केवल दृष्टिबाधित को क्यों होगा? केवल अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है, देखने के साथ इसे कट कर सकते थे आप अक्सर मामले में। ध्यान देना क्या है, तो कथन ए हमारा सही दिख रहा है और कथन आर हमारा गलत दिख रहा है। तो ऑप्शन देख लेना, कथन ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है, ध्यान देना, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के जो दृष्टिबाधित है, मतलब उसे दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है, के लिए एक शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए। क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान आप करेंगे? जो दृष्टिबाधित होगा क्या करेंगे आप उनके लिए? तो बहुत से सूक्ष्म मुद्रण संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए,
ध्यान देना। अब तो लग रहा है कि यहाँ पे सूक्ष्म मुद्रण संसाधन, देखो छोटे, सूक्ष्म मुद्रण का मतलब छोटे मुद्रण। अब जब उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो और छोटा मुद्रण आप पढ़ाओगे? जिसे दिखाई नहीं दे रहा है क्या और छोटे छोटे अक्षर उन्हें पढ़ाओगे आप? नहीं ना। तो ऑप्शन ये गलत हो जा रहा है। आगे देखते हैं। बहुत से दृश्य प्रदर्शित करने चाहिए। देखो भाई, जब इसे दिखाई ही नहीं दे रहा तो दृश्य दिखाने से क्या होगा? आपको दिखाई देने लगेगा उसे क्या? नहीं ना। ब्लैक बोर्ड पर बहुत कार्य करवाना चाहिए। अब ब्लैक बोर्ड पर अगर कार्य करवाओगे तो क्या जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखेगा, कैसे पढ़ेगा? तो ये भी आपका क्या हो जा रहा है? गलत हो रहा है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बहुत से सूक्ष्म संसाधन का प्रयोग करोगे, दिखेगा छोटी चीज़ें, उसे क्या नहीं दिखेंगी। तो मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने का अवसर मिले। ये बिल्कुल सही है। दिखाई नहीं दे रहा है तो मुंह से कुछ संकेत करो, हाथ से कुछ संकेत करो, और जैसे ही संकेत करोगे वो कल्पना करेगा, सोचेगा, ठीक है, आपकी ध्वनि को सुनेगा, है ना, आपकी ध्वनि को सुनेगा और कल्पना करेगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी संस्कृति उपयुक्त है? अधिगम विकार है मतलब अधिगम यानी कि क्या है? अधिगम विकार है यानी सीखने में उन्हें क्या है? कठिनाई है। लर्निंग डिजिबिलिटी है। क्या है? लर्निंग डिजिबिलिटीज है। अब ध्यान देना, सख्त पाठ चर्चा का पालन करना। अब देखो भैया, ये बच्चा तो पहले से अधिगम विकार से परेशान है, सीखने में कठिनाई है इनको, और आप सख्त पाठ्यक्रम मतलब बहुत ही कठिन पाठ्यक्रम चलाओगे तो गलत बात है ना। मानकीकृत आकलन निश्चित करना, नहीं, मानकीकृत आकलन आप उसके लिए नहीं कर सकते। मानकीकृत मतलब सबके लिए एक आकलन करोगे? नहीं भाई, क्योंकि इनमें अधिगम विकार है तो इनको आपको अलग तरीके से पढ़ाना होगा। मानकीकृत आकलन नहीं कर सकते आप। त्रुटियों और गलतियों के लिए असहनशीलता रखना। असहनशीलता मतलब त्रुटि गलती किया, 2-4 छड़ी लगा दिए। भाई ऐसा नहीं कर सकते आप। त्रुटि गलती तो वो करेगा ही करेगा क्योंकि अधिगम विकार है उनके, उनमें परेशानी है तब तो कर रहा। तो ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन हो जाता है बी इज द राइट आंसर। देखो आप ना जिस दिन ऑप्शन को छांटना सीख गए ना, जिस दिन आपने ऑप्शन को छांटना सीख गया ना, उस दिन आप 120 प्लस नंबर सीटेट में जरूर ला लोगे। या तो फिर अगर आप लेट से शुरू किए हो, कम से कम सीटेट पास जरूर आप कर जाओगे जिस दिन आपने गलत उत्तर को छांटना सीख लिया। अभी मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपने देखा, इसको मैंने छांटा, इसको छांटा, इसको छांटा, तो ऑटोमेटिक भी हमारा सही आंसर निकल गया। विविध शिक्षण शास्त्रीय पद्धति हम अपनाएंगे और उसके द्वारा इस बच्चे की मदद करेंगे। अधिगम विकार है फिर भी वो सीखेगा। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है? ध्यान देना, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान आप कैसे करोगे? तो इसमें क्या हो जाएगा? चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, यानी आप देखोगे कि कौन सा बच्चा चुनौती वाले काम में, कठिन काम में ज़्यादा तत्परता निभाता है, ज़्यादा तत्पर है काम करने के लिए, तो इसका मतलब वो प्रतिभाशाली होगा। बिल्कुल सही बात कब बताई गई यहाँ पर, बिल्कुल ये सही बात है। बिना किसी अभिप्रेरणा के, बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, नहीं, अक्षमता द्वारा अगर वो अक्षम है तो फिर वो प्रतिभाशाली कैसे हुआ? ये नहीं हो सकता। और क्या करके आप इसे कर सकते हो? मौलिक सोच द्वारा। हाँ, बच्चे की सोच को अगर आपने जान लिया कि सोच कैसी है बच्चे की, है ना, तो इस तरह से आप जान सकते हो वो प्रतिभाशाली बच्चा है। बहुत संसाधनों की क्षमता द्वारा, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है। चुनौतीपूर्ण काम दे दो, अगर वो करेगा, तत्परता दिखाएगा तो वो प्रतिभाशाली है। मौलिक सोच अच्छा है तो प्रतिभाशाली है, और संसाधनों की क्षमता का प्रयोग करना वो जानता है तो अच्छा है। यानी 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीकी संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक चीज को आपको बताना है। ध्यान देना, विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना। तो देखो, काम आप उसे विद्यार्थी को जब दोगे तो उनकी अधिगम गति का तो ध्यान आपको रखना ही होगा कि बच्चे किस गति से सीख रहे हैं, परेशानी क्या है, कठिनाई क्या है। तो ये तो सही बात है, यह हानिकारक नहीं हो सकती। अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। ध्यान देना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, काले स्टार देना मतलब ब्लैक स्टार। तो क्या होगा इससे? आप उसे काले स्टार दोगे तो उसके मन में एक जो है नेगेटिव बात आएगी कि मुझे काला स्टार दिया गया, मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मतलब तरह तरह की बातें हो सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अच्छा प्रदर्शन अगर नहीं कर रहा है तो आप उसे और मोटिवेट कीजिए, आप उसे बताइए कि नहीं आप कर सकते हो बच्चे, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसे काला स्टार दोगे बना के कॉपी पे, और जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसे लाल स्टार, जो नहीं कर रहा है उसे काला स्टार। तो ऐसे में तो भैया इसका मॉरल डाउन हो जाएगा, इसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, पढ़ाई भी छोड़ देगा ऐसे बच्चे। तो ध्यान देना, ये बहुत खतरनाक हो जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
हाँ, ये देखो यहाँ पर एक चीज, विविध तरीके अपनाना, ये तो अच्छी बात है, अलग अलग तरीके से बच्चे को पढ़ा दोगे आप। सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना, ये भी अच्छी बात है। चलो ये नहीं होगा, तो बुरा अनुभव जो होगा, जो हमारा हानिकारक होगा, वो होगा ये काले स्टार देना, तो ये सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित करेंगे? तो ध्यान देना, सहज ज्ञान चिंतन अच्छी बात होती है, क्योंकि बच्चों का जो सहज ज्ञान चिंतन होता है वो ज्ञान के चिंतन में विकास करने में सहायता करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान जो होता है ना, वो ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। क्योंकि भाई बच्चा जब तक चिंतन नहीं करेगा, ज्ञान का चिंतन नहीं करेगा, तब तक वो विकसित कैसे होगा? तो ज्ञान का चिंतन करना अच्छी बात है, तो हाँ वाला ऑप्शन हो जाएगा इनका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने के बाद उनके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना। यानी आपने बच्चे को कोई दृश्य दिखा दिया, और दृश्य दिखाने के बाद मान के चलो आपने उसे बिहार के पटना के गोलघर को दिखा दिया, चलो ठीक है आपने दिखा दिया, फिर उसके अनुभव की आप चर्चा करेंगे कि बच्चा कैसा लगा गोलघर, आखिर बताओ क्यों बनाया गया होगा। तो ये क्या करता है? संकल्पनात्मक सक्षम को बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़ावा देगा, ये बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं तर्क आर क्या बोला जा रहा है। अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप में अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब आपने उसे गोलघर दिखाया तो उसे गोलघर का ज्ञान हुआ। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना, उसे क्या हुआ? गोलघर का ज्ञान हुआ। लेकिन बाद में जब आप उसके अनुभव की चर्चा करते हैं तो वो बच्चा क्या करता है कि पुराने गोलघर वाले ज्ञान पर एक नया विचार वो अपना प्रस्तुत करेंगे कि क्यों बनवाया गया होगा उन्हें। समझ में आ रही है बात? तो आर वाला जो कथन है ना, ये ए की क्या कर रहा है? ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। तो ध्यान देना, ए और आर दोनों कथन सही है, और आर जो है ना वो सही व्याख्या कर रहा है किसकी? ए की। किसकी? ए की। क्योंकि गोलघर देखा था उन्होंने, आपने चर्चा की गोलघर पर, मान के चलो तो क्या हुआ? पुराने ज्ञान से नया ज्ञान उन्होंने जोड़ना सीखा, नया विचार उन्होंने करना सीखा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं। ध्यान देना, बच्चे हमेशा वर्तालुकार तरीके से सीखते हैं, यानी स्पाइरल तरीके से सीखते हैं। क्या होता है? स्पाइरल तरीके से। कभी सीखने की गति तेज हो जाती है तो कभी सीखने की गति धीमी हो जाती है। स्पाइरल मतलब क्या? आपने स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग है ना, कभी सीखने की गति तेज हो जाएगी, कभी धीमी हो जाएगी। कभी भी बच्चे की सीखने की गति एक रेखीय नहीं होती, एक सीधी रेखा में बच्चा नहीं सीखता। बच्चे की सीखने की गति कभी धीमी कभी तेज होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं? वर्तालुकार तरीके से सीखते हैं, लेकिन डैश तरीके से नहीं सीखते हैं, तो एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो 24 तक आ गए हैं, यहाँ से हमको 6 क्वेश्चन और करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम के लिए अगर आपको एक प्रेरक वातावरण देना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा करनी चाहिए। नहीं भाई, आप उपेक्षा नहीं कर सकते ना संज्ञानात्मक पहलू की, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास ही तो कराना है बच्चे का। तो भावनाओं पर ध्यान केंद्रित आप कर सकते हो, लेकिन ना संज्ञानात्मक पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए ये जवाब आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावनाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। नहीं, आप किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं कर सकते। उपेक्षा शब्द ही आपका निगेटिव हो जाता है ऐसे मायने में, ध्यान देना। ठीक है, तो जो थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन सेट बनाएंगे ना, वो उपेक्षा शब्द देखते ही प्रश्न को काट देंगे, उसका समय भी बच जाएगा, ध्यान रखना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते। बिल्कुल सही बात है, भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, ये रिलेटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बताया जा रहा है? विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में डैश के स्थान पर डैश प्रेरित करना चाहिए। यानी कि अगर सार्थक शिक्षण करवाना है, अर्थ के साथ शिक्षण करवाना है और बच्चे को उत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, तो एक उद्देश्य के रूप में आप क्या लेंगे? उद्देश्य के रूप में अवबोध के स्थान पर हम उपलब्धि प्रेरित करेंगे। उपलब्धि शब्द का प्रयोग करेंगे। उसने क्या उपलब्ध किया। हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा क्या अवबोध किया, क्या सीखा, ये नहीं बोलेंगे। हमने ये बोलेंगे कि बच्चे की उपलब्धि क्या रही, है ना। तो उपलब्धि शब्द ऑटोमेटिक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है उपलब्धि शब्द, क्योंकि यहाँ से निगेटिविटी आती ही नहीं। उपलब्धि ही आपको ध्यान में रखना है। अवबोध के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? उपलब्धि का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं। 27 है क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना जरा। क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती है? अगर कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है पढ़ने के दौरान, तो वो क्या बताती है कि विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता बताती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। त्रुटि कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की क्षमता कम है। त्रुटि ज़्यादा भी कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की क्षमता कम है, बिल्कुल ऐसा नहीं मान सकते आप। क्षमता है उनमें, त्रुटि सबसे होती है, ध्यान रखना। विद्यार्थियों का निरुत्साह क्योंकि सीखना पूरी तरह बाहरी इनाम पर निर्भर है। भाई कैसे होगा? बाहरी इनाम तो अपने आप में नेगेटिव हो जाता है ना। बाहरी इनाम के लिए नहीं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए। अंदर से जो है मोटिवेट होना चाहिए बच्चे का, तो ये नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। फिर कहता है, ये दोनों तो कट गया हमारा। वयस्कों के सीधे निर्देश के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता। कहता है वयस्कों के सीधे निर्देश के अभाव में, मतलब सीधा निर्देश अगर वयस्क नहीं दे तो विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण शिक्षक, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वयस्क नहीं भी निर्देश देगा ना, तो बच्चा सीखने के लिए क्या है? सीखने के लिए उसके अंदर क्षमता है, अक्षमता नहीं होगी, तो ये भी गलत हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न है। बिल्कुल सही है। जो वयस्क हैं उनकी तो एज हो गई है ना भाई, एज हो गई है उनकी, तो सोच तो अच्छी, सोच में थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा। विद्यार्थी अभी छोटे हैं, नए हैं, तो उनके सोच तो बिल्कुल क्या होंगे? अलग होंगे, है ना। तो त्रुटियां मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि त्रुटि करने से किसी की क्षमता कम हो गई। त्रुटि हुई इसका मतलब है कि अभी उनकी एज कम है, सोच अभी अलग है, इसलिए त्रुटि हुई। ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्णन से मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। सबसे पहले आप देखना, यहाँ पर कहा जा रहा है कलन विधि। क्या बोला जा रहा है? कलन विधि। किसको कहते हैं कलन विधि? थोड़ा ध्यान देना। कलन विधि क्या होता है? एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम विधि होती है। कलन विधि किसको कहते हैं? समस्या हल करने के लिए जो आप स्टेप वाइज काम करते हो ना, उसे कहते हैं चरण विधि। तो ए का हो जाएगा 2, यानी ये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद कहता है स्वानुभाविक शोध प्रणाली। शोध प्रणाली के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तो ध्यान देना, शोध प्रणाली के द्वारा क्या करेंगे? जब हम किसी चीज़ का शोध करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमको सही उत्तर प्राप्त होता है ना। जब आप शोध करोगे, किसी चीज़ पर प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको सही बातें पता चलेंगी, तो सही उत्तर प्राप्त करना हो जाएगा। तुल्य रूपता का कहाँ से मिलान होगा? ध्यान देना। तुल्य रूपता, तुल्य मतलब क्या? बराबर, उसके समान। तो ध्यान देना, उनके समान मतलब क्या? मिलती जुलती। तो तुल्य रूपता का क्या अर्थ हो जाएगा? मिलती जुलती। क्या हो जाएगा? मिलती जुलती समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखना। तुल्य का अर्थ ही होता है मिलता जुलता या उसके समान। तो इसका 1 से मिल जाएगा, बाकी डी का आपका 3 से मिल जाएगा। क्या कहता है? उपाय अंत विश्लेषण, यानी एक समाधि को उपलक्ष्यों में विभाजित करना और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हासिल करना, यानी उपाय अंत विश्लेषण। उपाय क्या है? अंत में विश्लेषण करना। तो समस्या को उपलक्ष्यों में पहले बांटो, जो समस्या है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटो, टुकड़ों में बांट के फिर हल करो, तो वो समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। ध्यान रखना। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? तो ए का 2, उसके बाद बी का 4, देख लो बी का 4 किधर है? सी का हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन जो हमारा डी है वो राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। देखो 29 क्वेश्चन क्या है? अधिगम
व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ये तो मैंने बताया ही था। अधिगम व्यक्तिगत कारक, पर्यावरणीय कारक या आनुवांशिक कारक, उससे भी प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही वाले कथन को चुनना है, ध्यान रखना। तो कहता है अभिरुचि और अभिव्यक्ति दोनों व्यक्तिगत होता है। कक्षाई शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक है? नहीं। कक्षाई शिक्षा शास्त्र जो होगा वो व्यक्तिगत कारक कैसे हो सकता है, क्योंकि कक्षा किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती। रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। रुचि और समुदाय पर्यावरणीय कारक नहीं हो सकते। ठीक है, रुचि तो अपनी होती है, अपनी अपनी होती है, इसमें पर्यावरण का क्या मोल होगा? देखिए ध्यान दीजिए, उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। तो देखो, विद्यालय पर्यावरणीय कारक कैसे होगा भाई, है ना? उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक है। व्यक्तिगत कारक मतलब खुद का। रुचि तो आपको खुद होती है ना, पर्यावरण से क्या लेना। आप अभी चाहोगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, तो ये आपकी रुचि है, इसमें पर्यावरण आपका क्या भूमिका निभाएगा? ध्यान रखना, तो दोनों व्यक्तिगत कारक हो जाएगा। चलो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम वो ज्ञान जो होता है, अधिगम और ज्ञान जो होता है, सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम और ज्ञान क्या होता है? शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है। ध्यान देना, शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है, विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है। पहले पूछा क्या गया है? सामाजिक रचनावादी पूछ रहा है, रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम और ज्ञान क्या होता है? तो ध्यान देना, शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संचालित होता है। तो रचनावादी है, रचना करने कौन सिखाएगा? शिक्षिका उन्हें सिखाएगी। तो शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संचालित मतलब संचालित मतलब चलता है। शिक्षिका उनकी मदद करते हैं। आपको पता होगा एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मदद करता होते हैं। एक शिक्षक वो लर्निंग में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये होता है रचनावादी परिप्रेक्ष्य। चलो, तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी आपको करा लिए, जो कि पिछली बार सीटेट दिसंबर 21 तारीख वाली डेट में जो है ये आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 21 तारीख वाली डेट में ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने करवा लिया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इसे एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।